नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा सेशन एनसीईआरटी को लेकर है। और एनसीईआरटी आपकी यूपीएससी की तैयारी करते समय यानी यूपीएससी की तैयारी के दौरान या आईएएस की तैयारी के दौरान एनसीईआरटी आपको किस किस लेवल पे या किस किस तरह से हेल्प करती हैं, और क्या वाकई आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है जिसको आप जिसकी हेल्प से आप अपनी मंजिल यानी आप यूपीएससी सीएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो क्या आप एनसीईआरटी उसके लिए ज़रूरी है या किसी और अदर सोर्स से भी काम चल सकता है? ये सारी चर्चा आज करेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे इसमें। देखिए, आप तैयारी करते हैं यूपीएससी सीएससी की, यानी आप इसे आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? हम आईएएस की तैयारी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से आपको जो पद मिलेगा वो मिलेगा आईएएस, यानी आप आईएएस बनेंगे। और जो आईएएस का पद होता है दोस्तों, वो होता है पॉलिसी मेकर, और दूसरा पॉलिसी इम्प्लीमेंट। तो जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के बारे में, अपने देश के बारे में, या आप जिस राज्य जिस जिले में हैं आपको वहाँ की बेसिक समझ नहीं होगी, तो आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जब तक आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में, यानी जब तक आपने प्राचीन काल से लेके आधुनिक भारत यानी प्रेजेंट टाइम तक आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में, जो अगर उनकी स्थिति पहले प्राचीन काल में बहुत अच्छी थी तो क्या वो वजह रही, किन कारणों के चलते स्थिति धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, गिरावट आई, तो क्या रीजन थे, और आपको आज के यानी प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको क्या सुधार की, ऐसा लगता है कि क्या सुधार हम करें महिलाओं के लिए कि उनकी स्थिति में सुधार हो, यानी महिला सशक्तिकरण की बात हम यहाँ कर रहे हैं। दूसरा, अगर बेरोजगारी की बात है तो देखिए ये सब चीजें क्या हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जो डेवलप कराती है वो कराती हैं आपकी एनसीईआरटी। क्यों कराती हैं? देखिए ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये मान के चलिए एक रिसर्च पेपर है। बहुत बड़े विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा ये लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके लिए ऑथेंटिक चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ क्या है कि जब तक आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आपका जो आईएएस का एग्जाम है यानी यूपीएससी सीएससी की परीक्षा है वो क्या है, वो सारा खेल है अंडरस्टैंडिंग का। अभी हम इस पर भी देखेंगे कि जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है वो किस तरह से आपको क्या करता है, हेल्प करती है एनसीईआरटी यहाँ पर। तो आप क्या बनेंगे यहाँ? आप बनेंगे आईएएस, और आईएएस का एग्जाम आपका है किसका? अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग क्यों? अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, प्रीलिम्स का, मेंस का, तो देखिए सारी चीज़ें यानी मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाती हैं एनसीईआरटी से। दूसरा, आपको अपनी सोसाइटी की बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। आप यहाँ एग्रीकल्चर की कंडीशन आज़ादी से पहले या मुगल काल में, सल्तनत काल में या प्राचीन काल में कैसी थी, या कब कब कैसे कैसे डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हुए हैं, आपको अभी और क्या सुधार लगते हैं या करने चाहिए या होने चाहिए जिससे किसानों की स्थिति या कृषि का उत्पादन बेहतर हो सके। बेरोजगारी की बात की, उसके अलावा इंडस्ट्री, है ना? तो ये सारी चीजें जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और गलती से क्वालिफाई कर भी गए तो आपको यहाँ इस पोस्ट पे पहुंचने के बाद बहुत समस्या होने वाली हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ यहीं से है, अगर आप वो चीज़ें कहीं और लगता है कि किसी और सोर्स से आपने पहले, आपकी जो स्कूलिंग है बहुत बेहतर तरीके से रही है और आपको अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी दो तरीके का आप देखोगे स्टूडेंट हैं। एक तो वो कि जिनका अपना जो स्कूलिंग रहा उसमें कभी उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, और कुछ ऐसे हैं जहां जिन्होंने 10th से लेकर 12th तक केवल एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उनको तो देखिए बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने तब भी नहीं पढ़ी होगी। क्यों? कि उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, केवल पास के लिए उनको केवल एक स्टैंडर्ड से मतलब अपग्रेड होना था। तो वहां जो क्वेश्चन कराए गए, क्वेश्चन दिए गए, उनका आंसर करना था, आंसर किया, नेक्स्ट ग्रेड में अपग्रेड हो गए वो, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने पढ़ी तो है एनसीईआरटी, हो सकता है कि वो एक बार दो बार अगर उसको दोबारा उसको रीडिंग लगाएं, रिवाइज करें तो बेहतर तरीके से समझ उनकी बन जाए। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो ऐसा है जिन्होंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी,
अब उसमें दो रीजन हो सकते हैं, पहला कि उनका जो बोर्ड था वहाँ एनसीईआरटी किताब नहीं चलती थी, और दूसरा दूसरा ये कि उन्होंने 10th तक अपनी स्कूलिंग में ये ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़े। 10th के बाद उन्हें जाना था प्रोफेशनल कोर्स में, उन्हें आईआईटी करना था, उन्हें नीट करना था, उन्हें एमबीए करना था, उन्हें बीबीए करना था, उन्हें बीसीए करना था, है ना। तो जिसके चलते क्या हुआ कि वो 10th के बाद उनके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट छूट गए। तो इनके लिए मान के चलिए ये जो कॉलम है ये एकदम फिक्स वाला है, ये उनके लिए कंपलसरी है। इनको एनसीईआरटी बहुत बेहतर तरीके से पढ़नी होगी, बहुत बेहतर तरीके से उन पे समझ यानी अपनी कमांड बनानी होगी। तो ये केवल आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देखिए एग्जाम भी अंडरस्टैंडिंग का है, और आपकी जब तक बेहतर समझ नहीं होगी अपने देश, अपने समाज के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, तो आप बेहतर तरीके से कंट्री को सर्व नहीं कर पाएंगे, जिस मोटिव से आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करके वहां तक पहुंचे हैं। तो ये तो रहा आपका उस पद के अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज आती है इसमें कि आप एग्जाम की बात करें, जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, देखिए 2022, 23 या 21 भी आ जाइए, तो यानी 20 के बाद का जो पैटर्न है यूपीएससी सवाल पूछने का, या उससे पहले भी रहा, लेकिन अब क्या है कि अब मैक्सिमम सवाल होते हैं आपकी समझ पे, यानी क्वेश्चन होंगे आपकी समझ पे बेस्ड। अब ये आपकी समझ कोई टेक्स्ट बुक इतना बेहतर तरीके से डेवलप नहीं करेगी जितना बेहतर तरीके से एनसीईआरटी डेवलप करती हैं। और मेरा यकीन मानिए अगर आपने ये काम कर लिया तो यूपीएससी का प्रीलिम्स आप कभी फेल नहीं करोगे। इसके दो रीज़न हैं, पहला एक तो आपकी समझ डेवलप होगी, और दूसरा हो गया कि यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी से, और बहुत बड़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, आप मान के चलिए 20 to 30 सवाल आपको यहां से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो हो सकता है किसी डायग्राम से रिलेटेड हो, वो हो सकता है किसी मैप से रिलेटेड हो, या हो सकता है डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट वहां से उठा के, या डायरेक्ट लाइन या थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके सवाल वहां से पूछ लिया हो। जैसे यूपीएससी 2023 में मैंने डिस्कस किया था, 2023 में जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, यहाँ आपके 13 सवाल इतिहास से पूछे गए, यानी एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न और कल्चर भी अगर इसमें इंक्लूड करते हैं तो टोटल 13 सवाल आपसे पूछे गए थे 23 के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। इस 23 में आपके 9 सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएंगे बहुत आराम से। ये रोल है आपका प्रीलिम्स में, कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो सवाल पूछने का तरीका है, आपको हमेशा अपने आप को कट ऑफ से 10 क्वेश्चन ऊपर रखना है, क्वेश्चन नंबर नहीं, आपको 10 क्वेश्चन ऊपर रखना है। और उसके लिए सबसे जरूरी आपकी एनसीईआरटी पे कमांड होना जरूरी है। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है ये हम आगे बातें करेंगे, क्योंकि वो एक अलग सेशन है, और वो आपकी क्लास कम से कम 2 घंटे की होगी, जिसमें ये आप जान पाएंगे कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी में 6 से 9 तक का रोल कहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, और 9 से लेके 12 तक का रोल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस सेक्शन या किस स्टेज के लिए होगा। जो बच्चे एनसीईआरटी पहले पढ़ चुके हैं और उनको लगता है कि मुझे सारी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए भी आप मान के चलिए 9 से 12 की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, पढ़नी है आपको। आपको अगर क्वेश्चन की बात करूं तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहां से मिल जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये तो रहा आपका पीटी के लेवल पे। तो दो बेनिफिट यहां से हैं कि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और दूसरा अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेंस। देखिए मेंस जो एग्जाम किसका है, वो है मेन आपका लेखन, लेखन शैली, उसके बाद भाषा, और आपकी सब्जेक्ट पर कमांड यानी समझ। और एनसीईआरटी मैं इसलिए प्रेफर करता हूं आपको मेंस के लिए कि इससे बेहतर लैंग्वेज, इससे बेहतर जो लेखन शैली है, यानी जो राइटिंग स्किल्स है,
वो आपको किसी अदर सोर्स में नहीं मिलेगी। इसका एक रीज़न क्या है? देखिए, आप एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो आपको ये लगता होगा यार क्या है, मैंने एनसीईआरटी लेके बैठा, कोई भी सब्जेक्ट की, छठी सातवीं आठवीं किसी भी क्लास की, 4 घंटे 5 घंटे मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मुझे कुछ ऐसे में नहीं लगा ऐसा। कि एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी मिलते हैं आपको कीवर्ड, और ये कीवर्ड आपको हेल्प कहाँ करते हैं? ये कीवर्ड आपको हेल्प करते हैं आंसर लिखने में। कैसे? अगर आपने टॉपर्स की कॉपी देखी हो, आप टेलीग्राम पे देखेंगे तो बहुत टॉपर्स की कॉपी आपको देखने को मिलेगी, तो आपने जनरली देखा होगा कि जहां क्वेश्चन में डिमांड थी 250 वर्ड की, कि 250 वर्ड में आपको उसका आंसर लिखना है, तो वहां 250 वर्ड वाले आंसर में भी क्या हुआ है कि डायग्राम आपको मिलेंगे, फ्लो चार्ट मिलेंगे। ये काम वो कर सकता है जिसकी एनसीईआरटी पे कमांड है, यानी जिसको कीवर्ड की समझ है। अगर आप इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको 250 शब्द लिखने होंगे पूरे, और 250 शब्द लिखने का मतलब है कि आपको टोटल जो 3 घंटे का टाइम है, आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि जो चीज़ एग्जामिनर को आप पैराग्राफ में या पूरे सेंटेंस में समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो काम कीवर्ड कर देता है। एक पैराग्राफ का काम आपका एक लाइन ने कर दिया। तो इससे क्या है कि आपकी कॉपी बहुत इनहेंस होती है, एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको सब्जेक्ट पे कमांड है, आपकी पकड़ है, आपको समझ है। तो ये हेल्प करते हैं आपको मेंस में। और जितनी अच्छी लैंग्वेज इसकी है, जितनी सरल भाषा में एनसीईआरटी को लिखा गया है, अगर उसी भाषा का आप प्रयोग करें अपने आंसर लिखने में, तो नंबर आपको बहुत बेहतर मिलेंगे, बहुत अच्छे। ये हो गया आपका मेंस के लेवल पे। इसके बाद आता है इसमें देखिए, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और एनसीईआरटी पे अगर आपकी कमांड है या बेहतर तरीके से आपने समझ के पढ़ा है, तो ये आपको हेल्प करती है किसमें? ये आपको हेल्प करती हैं ऑप्शनल पेपर को चूज करने में। जो आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा है, तो ये आपको हेल्प करेंगी कहाँ पर? कि आप उस समझ के आधार पर किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, कहाँ आपकी अच्छे यानी बेहतर तरीके से कमांड है, सिलेबस को अगर आपने अच्छे से समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझा है, तो इस ये आपको हेल्प करती हैं आपका ऑप्शनल चूज करने में। तो ये इंपॉर्टेंस है आपकी तैयारी में, आईएएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी, या इसके अलावा आप किसी भी स्टेट एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, उस सब की तैयारी के लिए ये इंपॉर्टेंस है आपकी एनसीईआरटी का। अब सवाल आता है कि क्या आप किसी कोचिंग में या किसी अदर सोर्स से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, क्या वहाँ से काम चल सकता है? देखिए, नोट्स आपके पास बहुत होंगे, बहुत सोर्स हैं, बहुत स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, और टॉपर्स ने भी बहुत बुक्स रिकमेंड की हैं। तो देखिए, उन सबको पढ़ने से पहले ये एक बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक आपका स्ट्रक्चर है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आपको सपोज करो एक घर बनाना है, ये आपका प्लॉट है, और जब आप घर बनाएंगे तो सबसे पहले जो काम करते हैं, आप काम करते हैं नींव का। आप इस घर की नींव बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? ताकि आपका मकान मजबूत रहे, टिकाऊ रहे, लंबे समय तक वो मकान बना रहे। तो जितनी बेहतर आपकी नींव होगी, और यहाँ पर आपकी तैयारी की जो नींव होती है, जो आपकी तैयारी की नींव है वो क्या है? वो है एनसीईआरटी। ये आपकी एनसीईआरटी का काम है। आपको हर स्टेज पे चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, या आपके सिलेक्शन के बाद
चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने, उस पर कमांड करने के लिए जितना हेल्प एनसीईआरटी करती है और कोई टेक्स्ट बुक नहीं करेगी। तो जब भी आप तैयारी करें, सबसे पहला आपका, मान के चलिए ये आपकी तैयारी का क्या है, यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बाइबल है, आपका गीता कुरान सब ये है ये। तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप एनसीईआरटी पे अपनी कमांड करें बहुत बेहतर तरीके से, जितना हो सके उस पर काम करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, कीवर्ड्स पे काम करें, और उन्हीं कीवर्ड्स के आधार पर आप अपने क्या करें, नोट्स तैयार करें। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चर्चा करेंगे, कैसे आपको एनसीईआरटी को लेके चलना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, और क्लास 6 से लेके 9 तक को कैसे पढ़ना है, और 9 के बाद यानी 10 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, और कहाँ से आपको बेहतर तरीके से नोट्स अपने बनाने चाहिए। तो ये सब हम नेक्स्ट सेशन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।